आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसे भूलना तो बहुत आसान है, पर जिसे याद रखना शायद हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं होलोकॉस्ट की, नफरत की उस भयानक मशीनरी की जिसने लाखों लाखों जिंदगियों को निगल लिया। आखिर ये हुआ कैसे और क्यों? चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। साल है 1942, महीना जनवरी का। बर्लिन में एक आलीशान विला के अंदर नाजी जर्मनी के 15 बड़े अधिकारी एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, सिर्फ 90 मिनट। लेकिन इन 90 मिनटों में जो तय होने वाला था उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। उन 90 मिनटों में उन लोगों ने इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक का पूरा खाका तैयार किया। उनका मकसद 1 करोड़ 10 लाख लोगों की हत्या के लिए सारे इंतजामात को पक्का करना। ये सोचना भी मुश्किल है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई समाज, कोई देश इस हद तक कैसे पहुंच सकता है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये जो तबाही थी, ये कोई एक दिन में नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। ये एक धीमे जहर की तरह थी, जिसे सालों तक धीरे धीरे समाज की रगों में घोला गया। कभी कानूनों के जरिए, कभी झूठे प्रचार से और कभी सरेआम हिंसा करके। और ये तब तक चलता रहा जब तक एक पूरे समुदाय को अपने ही देश में अजनबी नहीं बना दिया गया। और इसकी शुरुआत बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुई। पहले 1933 में हिटलर चांसलर बना और लोकतंत्र का गला घोट दिया। फिर 1935 में आए न्यूरमबर्ग कानून, जिसने यहूदियों से उनकी नागरिकता, उनके सारे अधिकार छीन लिए। और फिर 1938 में हुई क्रिस्टालनॉक्ट, यानी टूटे हुए कांच की रात। उस रात नफरत सड़कों पर उतर आई थी। यहूदी घरों, दुकानों, सिनेगॉग्स, सब पर हमले हुए। ये सब कुछ नफरत को सरकारी पॉलिसी बनाने का एक तरीका था। इस पूरी नफरत की जड़ में एक बहुत ही खतरनाक और झूठा आइडिया था, आर्यन नस्ल का। देखिए, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस नाज़ियों का बनाया हुआ एक हथियार था, जिससे वो खुद को दुनिया में सबसे बेहतर और बाकी सबको कमतर साबित कर सकें। और इसी एक झूठ की बुनियाद पर उन्होंने अपने हर जुल्म को सही ठहराया। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि नाजियों की नफरत का निशाना सिर्फ यहूदी ही नहीं थे। हाँ, वो उनके मुख्य टारगेट थे, इसमें कोई शक नहीं। पर उन्होंने हर उस इंसान, हर उस ग्रुप को अपना दुश्मन माना जो उनके नस्लीय शुद्धता के खांचे में फिट नहीं होता था। रोमा लोग, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग, उनके राजनीतिक विरोधी, समलैंगिक, लिस्ट बहुत लंबी है। ये तस्वीर उस दौर के दर्द को बयां करती है। ये एक छोटी बच्ची है जो किसी तरह वियना से भागकर इंग्लैंड पहुंची है। किंडर ट्रांसपोर्ट जैसे कुछ अभियानों ने करीब 10,000 बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन सोचिए, लाखों लाखों लोग पीछे ही फंसे रह गए। ये तो बस उस भयानक मानवीय संकट की शुरुआत थी, जो आगे चलकर और भी खौफनाक होने वाला था। और फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। और युद्ध के इस पर्दे के पीछे ये जुल्म एक पूरे नरसंहार में तब्दील हो गया। मतलब, जंग के शोर में नाजियों को अपने सबसे खौफनाक इरादों को अंजाम देने का एक खुला मैदान मिल गया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन असली तबाही तब आई जब जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के बाद लाखों और यहूदी नाजी कब्जे में आ गए और फिर हत्याओं का जो पैमाना था वो कई कई गुना बढ़ गया। यहाँ एक अजीब बात हुई। हिटलर की एक बहुत बड़ी मिलिट्री गलती का सीधा असर हॉलोकॉस्ट पर पड़ा। उसने अपनी फौजों को मॉस्को पर एक साथ हमला करने के बजाय 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे जंग लंबी खिंच गई। पर इसी लंबे खिंचे हुए वक्त में कब्जे वाले सोवियत इलाकों के अंदर नरसंहार ने एक नया और भी ज्यादा बेरहम रूप ले लिया था। ये काम कर रही थी आइंज़ात-ग्रुppen, यानी मोबाइल किलिंग स्क्वाड। ये नाजी एसएस और पुलिस की खास टुकड़ियां थीं जो फौज के पीछे पीछे चलती थीं। इनका सिर्फ एक ही काम था, गांवों और शहरों में जाकर यहूदियों और बाकी अवांछित लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देना। गैस चेंबरों का सिस्टम बनने से बहुत पहले ये लोग 10 लाख से ज्यादा इंसानों को इस तरह बेरहमी से मार चुके थे। और यहाँ से हम होलोकॉस्ट के सबसे खौफनाक दौर में दाखिल होते हैं। नाजियों ने इसे एक कोड नेम दिया था, द फाइनल सोल्यूशन या अंतिम समाधान। ये सिर्फ मारकाट नहीं थी, ये मौत का औद्योगीकरण था, एक फैक्ट्री की तरह, जहां इंसानों को मारा जा रहा था।
याद है हमने शुरू में बर्लिन के उस विला में हुई 90 मिनट की मीटिंग की बात की थी? वो यही वानसी कॉन्फ्रेंस थी। और इस मीटिंग का मकसद ये तय करना नहीं था कि नरसंहार करना है या नहीं। नहीं, वो फैसला तो बहुत पहले हो चुका था। इस मीटिंग का मकसद तो ये था कि कैसे इस विशाल मर्डर मशीनरी को एकदम स्मूथली चलाया जाए, कैसे अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। सोचिए ये कितनी ठंडी, कितनी भयानक ब्यूरोक्रेसी थी। 1,10,00,000। जी हाँ, 11 मिलियन। ये वो आंकड़ा था जो एसएस के बड़े अफसर राइनहार्ड हेड्रिच ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था। योजना ये थी कि पूरे यूरोप से इतने यहूदियों को ढूंढ कर मार दिया जाएगा। जरा इस प्लान के स्केल के बारे में सोचिए। एक पूरे महाद्वीप से एक पूरे समुदाय को मिटा देने की साजिश। और इस भयानक योजना को हकीकत बनाने के लिए 6 खास किलिंग सेंटर्स या हत्या केंद्र बनाए गए। ये सभी कब्जे वाले पोलैंड में थे। नाम थे चेल्मनो, बेल्जेक, सोबिबोर, ट्रेब्लिंका, माइडनेक और इन सब में सबसे बदनाम आउशविट्स, बिर्केनाउ। ये कोई जेल कैंप नहीं थे, ये मौत की फैक्ट्रियां थीं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर इंसानों को मारने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ काम करने का तरीका भी एकदम तय था। पहला कदम, पूरे यूरोप से लोगों को उनके घरों से डिपोर्ट करना, निकालना और जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर इन कैंपों तक लाना। दूसरा कदम, कैंप पहुंचते ही उनसे उनका सारा सामान, उनके कपड़े, उनकी इज्जत, सब कुछ छीन लेना। और तीसरा और आखिरी कदम, उन्हें ये कहकर धोखा देना कि उन्हें नहाने के लिए ले जाया जा रहा है और फिर उन्हें गैस चेम्बरों में बंद करके जहरीली गैस से मार देना। एक ठंडी, बेहिसाब और पूरी तरह से औद्योगिक प्रक्रिया। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा जुल्म सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात नहीं थी। इसमें बहुत से लोगों की मिलीभगत थी और करोड़ों की खामोशी भी। लेकिन इसी गहरे अंधेरे में इंसानियत के असाधारण साहस और हिम्मत की कुछ कहानियां भी थीं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई देशों में स्थानीय लोगों ने नाजियों की मदद की, पर वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाया। डेनमार्क की कहानी तो कमाल की है। वहां के आम लोगों ने और रेजिस्टेंस मूवमेंट ने मिलकर अपने देश के लगभग सारे यहूदियों को छोटी छोटी नावों में छिपाकर सुरक्षित स्वीडन पहुंचा दिया था। और ये सोचना भी बिल्कुल गलत होगा कि पीड़ितों ने बिना लड़े अपनी जान दे दी। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1943 का वॉर्सो घेटो विद्रोह इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां मुट्ठी भर लोगों ने नाजी सेना का हफ्तों तक मुकाबला किया। यहाँ तक कि सोबिबोर और ट्रेब्लिंका जैसे मौत के कारखानों के अंदर भी कैदियों ने बगावत की। ये बताता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लड़ने का जज्बा खत्म नहीं होता। इस पूरी कहानी में महिलाओं की भूमिका को अक्सर भुला दिया जाता है। सोवियत संघ तो अकेली ऐसी बड़ी ताकत थी जिसने महिलाओं को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा। वहां महिलाएं स्नाइपर और फाइटर पायलट थीं। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं ने फैक्ट्रियों में, खेतों में और जासूसी जैसे कामों में बहुत जरूरी भूमिका निभाई। सच तो ये है कि उनके योगदान के बिना ये जंग जीती ही नहीं जा सकती थी। खैर, युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गया और तब दुनिया के सामने वो तबाही आई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल था न्याय का और इस बात को पक्का करने का कि इतिहास में ऐसा दोबारा कभी ना हो। जंग के बाद जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में बड़े नाजी अफसरों पर मुकदमे चलाए गए। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब किसी देश के नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए कटघरे में खड़ा किया गया हो। ये एक बहुत बड़ा कदम था, बेशक, लेकिन इंसाफ अधूरा ही रहा। हजारों की तादाद में अपराधी या तो भाग निकले या फिर कभी पकड़े ही नहीं गए। 60 लाख, 6 मिलियन, ये वो अनुमानित संख्या है जितने यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को होलोकॉस्ट के दौरान मार दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख अलग अलग कहानियां हैं, 60 लाख जिंदगियां जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया। हॉलोकॉस्ट में जिंदा बचे एली वीजल ने एक बात कही थी जो इस पूरी त्रासदी का सार है। उन्होंने कहा, हालांकि सभी पीड़ित यहूदी नहीं थे, लेकिन सभी यहूदी पीड़ित थे। वे इसलिए नहीं मारे गए कि उन्होंने कुछ किया था, बल्कि इसलिए कि वे कौन थे। मतलब उन्हें किसी गुनाह के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके यहूदी होने की वजह से मार दिया गया। और ये हमें याद दिलाता है कि जब नफरत किसी समाज की नीति बन जाती है तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। और इसीलिए इस इतिहास को जानना और याद रखना सिर्फ एक सबक नहीं, हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है।